थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है सर दोबारा ज्वाइन करके? बढ़िया ही, हमेशा ही अच्छा लगता है। सर आपको भी फीडबैक मिला होगा, आपका पॉडकास्ट लोगों ने काफ़ी पसंद किया, पार्ट 1। जी हाँ, मेरे काफ़ी दोस्तों ने बताया कि उनको अच्छा लगा। इट्स नॉट अबाउट के वो किसको कैसा लग रहा है, क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि लाइक्स और इन चीज़ों पे थोड़ी ज़्यादा जाती है। मेरे को ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था कि इज़ इट हेल्पफुल फॉर समबडी और नॉट। तो उस वे में मेरे को थोड़ा अच्छा लगा जब लोगों ने कहा कि ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मैं पहले टीचिंग करता था तो कुछ स्टूडेंट्स का भी फ़ोन आया, और आपके पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स हैं, उनमें मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और दोस्त भी हैं जिन्होंने अपनी फीडबैक दी है। ओके सर। हम सब जानते हैं कि आप लिखते हैं थॉट्स, शायरी। तो हम चाहेंगे इस बार ये वाला पार्ट 2 एक लाइटर नोट पे स्टार्ट किया जाए। तो प्लीज़ एक शेयर हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। ये तो थोड़ा ऑल ऑफ ए सडन है, पर इन दिनों में मैं शिव कुमार बटालवी साहब को पढ़ रहा हूँ। लाइट तो नहीं होगा मैम, क्योंकि शिव कुमार जी का जो सारा प्रोसेस है क्रिएशन का, वो दर्द से पैदा होता है। तो वो मेरे फेवरेट पोइट रहे हैं। तो उनकी जो लिखी हुई कविता है, वही मेरे को अभी दो लाइनें याद आती हैं कि यार अड़ियार अब करके सानू पैण बिरहो दे कीड़े वे, नैना दे दो संदली बूहे जान सदा ले पीड़े वे। ये एक दो दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है। इन दिनों में थोड़ा खास तौर पे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा हूँ। पहले ग्रेजुएशन में था और अब भी। सर कुछ अपना, कुछ आपका लिखा हुआ प्लीज़। अभी मैं ट्राई करता हूँ। आपके लिए लिखा था शायद मैंने, जब एक बार पहले हमारा शूट हुआ था मैम। तो तेरा मुखड़ा जापे चन्न जिहा, जिन्हों वेख के मन नू ठार पवे, रूप पैन। मेरे दिमाग से जा रही है लाइन्स, सॉरी। तेरा तेरा मुखड़ा जापे चन्न, डर भी होता है भाई साहब, आपको पता नहीं है ये क्या चीज़ हो रही है। हाँ, शी इज़ माई वाइफ टू। तो थोड़ा सर हौसला नहीं आप पड़ेगा मुझ ऑडियंस पे के सामने। मुझ पे कंसंट्रेट ना करें। एनीथिंग एनीथिंग यू फील लाइक। अ, नरूला सर ने भी आपके लिए एक शेर लिखा था, वही सुना दीजिए। अ, नरूला, नहीं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं मैम। चलिए मैं आपको अ, नरूला सर जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वही आदत पड़ी हुई है। बशीर बदर साहब का शेर है कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, वो बुजुर्गों की जमीनें हो या माशूक का घर हो, जो गुजर गया उसे मुड़कर नहीं देखा। सर बहुत बढ़िया शेर सुनाया आपने। बट फिर भी हमारी इच्छा रह गई आपका अपना कुछ लिखा हुआ सुनने की। वो, हाँ मैं, एनीवेज फिर कभी जी। अ, हम मेरे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सर आपके कुछ करीबी लोग ही जानते हैं, आपके स्टूडेंट्स और रिसेंट जो कलीग सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो नहीं जानता होगा कि आप एक टाइम पे आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। जी। So what was that all the process and what happened ultimately? Please share. अ, मुझे शुरू से हर एक का एक बेंटअप होता है ना चीज़ों में, तो मुझे आर्मी में जाने का शुरू से शौक था। तो स्कूल में जैसे मैंने एनसीसी रखी हुई थी, लेटर कॉलेज में भी। तो कॉलेज में जो जिन्होंने एनसीसी ऑप्ट की हुई है उनको पता है कि वहाँ पे जब सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड में होता है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। समझ लीजिए वो अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए कि विदाउट एनी एग्ज़ाम डायरेक्ट इंटरव्यू। तो मेरी बैकग्राउंड ऐसे है सर, आपको बताया मैंने, टीचर हैं पापा। तो वो तैयारी का और सब चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं था, बट जोश था। तो उतनी तैयारी तो थी नहीं। तो मैं इलाहाबाद गया था,
इसी बेस पे KC सर्टिफिकेट में ग्रेड था फॉर द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट, और तीसरे दिन वॉश आउट कर दिया भाई। वो बहुत हार्ड प्रोसेस है, और इसमें दिल बहुत था, मैं दिल तो ये भी था कि भी कमांडो ट्रेनिंग करूं मैं, बट ऐसा है ना कि इच्छाएं हर एक की पूरी नहीं होती, जो आदमी सोचता है वैसे लाइफ जाती नहीं है, बट स्टिल आई एम वेरी सेटिस्फाइड द वे माई लाइफ इज गोइंग। सर, जब आपको ये इतना बड़ा सेटबैक लगा कि एक आपकी चाहत पूरी नहीं हुई, ठीक है, सो हाउ यू केम आउट ऑफ इट gradually and what your core group played that role in helping you out? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था मैम, बाहर आ गया मैं, कई महीने डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ और इस उस एज ग्रुप के साथ ये मैं देखता हूं कि अगर कोई आपकी इच्छा अधूरी रह जाती है, और उसमें क्या हुआ कि अधूरी रह गई, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा था, यानी कि तब मैंने ये सोचा कि सिर्फ इसी की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देना है, और स्टडीज़ में कुछ नहीं किया। हालांकि मेरे फादर ने कहा कि कोई भी ऑप्ट कर लीजिए, एमए कर लीजिए, या कुछ भी और चीज़ में इंटरेस्ट है आपका, तो मेरे को टारगेट वो था। बट जब वहाँ से वॉश आउट हुआ और वो साल की जो तैयारी है वो उसमें फेलियर होगी एक तरह से, तो उसके कारण मैं डिप्रेस हो गया था। तो 2-3 महीने तक खास तौर पे कोई और थॉट नहीं आती थी कि क्या होगा, अब लाइफ खत्म हो गई है, ऐसा है। अल्टीमेटली एक दिन खुद ही मैंने सोचा कि क्या होगा मैक्सिमम, लेट इट बी, उठो फिर से शुरू हो जाओ, क्या दिक्कत है। और उसमें फैमिली और फ्रेंड्स जो नज़दीकी थे, वो तो हमेशा हर एक के काम आते हैं, वो हमेशा स्टैंड करते हैं। तो उसी के कारण मैं थोड़ा बाहर आ गया। लेटर ऑन मैंने जब थिएटर ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद तो हमारी यूथ के लिए इनकी इस बात से दो जो है लेसन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमेशा एक सेकंड बैकअप प्लान होना चाहिए, राइट? और दूसरा, कभी भी अपने एक फेलियर से, एक सेटबैक से इतना डिसअपॉइंटेड नहीं होना। ऑलवेज बी पॉजिटिव, आशावादी रहें। जहां तक भी आप ये बात कर रहे हैं कि सेकंड टारगेट की, अगर आपने कुछ भेदना है तो टारगेट तो आपको चलो एक ही रखना पड़ेगा, बट इस चीज का ख्याल रखिए कि हर एक इंसान मैदान में जीतने के लिए उतरता है, उसका एकमात्र टारगेट जीतना होता है। बट अगर वो जीत मिलती नहीं है, उसके बाद जिंदगी को आपने कैसे एक्सेप्ट करना है, दिस इज द रियल चैलेंज ऑफ लाइफ एंड द होल लाइफ। इट्स कोई पैरामीटर थोड़ी है लाइफ का, हर कोई जी रहा है उसमें अपने तौर तरीकों से, but ultimately you have to find out a balanced way to lead your life after every failure। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है। आपने बहुत सारे नाटकों में रोल किए हैं, जी। सपोर्टिंग रोल, ठीक है, कैमियोस किए हैं, गुड बाय स्वामी, रोम बलदा रेहा, कोर्ट मार्शल। तो कोई एक ऐसा परफॉर्मेंस जो आपके दिल के बहुत करीब है? मेरा परफॉर्मेंस जो आपके साथ था वही अल्टीमेटली मेरे दिल के करीब रहा। रोम बलदा रहा प्ले में जो मेरा और आपका एक सीन है, जिसमें ये बताते हैं कि मुशर्रफ साहब आए थे यहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान में सुलह होने की बात हुई थी, और उससे वो स्टार्ट होता है और लेटर ऑन वो एक मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। तो उस सीन में मैं अपने आप को भूल गया था, इसी कारण ही मेरे को अच्छा लगता है। एंड द सेकेंड थिंग कि उसमें जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन थी, उस कैरेक्टर के साथ कॉन्वर्सेशन थी ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिसके कारण एक ही सीन में 2-3 तरह के इमोशन जो अंदर गए, वो मेरे को आज तक याद है, और वो डायलॉग भी वैसे के वैसे ही मेरे को याद है। I remember the sweet interaction, then going to background and emotional trauma,
and finally just breaking out and departure. Yes. So there were various emotions in that scene, right? सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि थिएटर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हर आम इंसान की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को सेटिस्फाई करता है कि हर बंदे को रिकग्निशन चाहिए तो उसे लगता है कि चलो स्टेज पे रोल कर लूँ तो लोग मेरे लिए अप्रिशिएट कर दें, ताड़ियां बजाएं, तो कहीं ना कहीं मैं भी कुछ खास हो जाऊंगा। मैं आज ऑफिस में ही बात कर रहा था, मेरे कलीग हैं उनसे ये बात कर रहा था कि कोई भी कैसा भी इंसान है उसकी हमेशा ये अर्ज रहती है कि उसको कोई जाने, और दुनिया में नाम हो, उसका शोहरत हो, फेम हो। खास तौर पे भाई कमाना अलग बात है, फेमस होना अलग बात है, तो ये रिकॉग्निशन है ना कहीं इंसान को एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी एस्टेब्लिश करने में मदद करती है, जिसके कारण वो बहुत भरा हुआ महसूस करता है अपने आप में, तो फुलफिल्ड लगता है उसको। तो थिएटर एक जरिया है, बहुत अच्छा जरिया है, बट उसको सिर्फ पर्दे पे आने के लिए और चीज़ों के लिए टारगेट ना करें तो बहुत लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हर कोई आखिर में हर एक चीज़ को मेटरलाइज करने की कोशिश करता है कि ये मैंने सीखा तो इससे मेरे को फायदा क्या हुआ। तो भौतिक दुनिया में तो शायद आपको लगे ना, बट आपके अंदरूनी दुनिया में आपको वो फुलफिलमेंट देता है जिससे आपको जीना आता है। आप मोमेंट बना सकते हैं, लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं तो उनका दिन बन जाता है, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो बूस्टेड फील करते हैं। और है क्या, शब्द हैं, आपको सही लहजे में रखने आने चाहिए लोगों के सामने, तो वो सुने जाते हैं। तो इस बात पे मैं ये कहूंगी कि राकेश जी ने अपने गुरु जी से शब्दों को बखूबी रखना सीख लिया है। थैंक ऑल्दो वो अब इस टाइम पे करंटली थिएटर का पार्ट नहीं है, फिर भी वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय होते हुए, क्लरिकल जॉब करते हुए भी ही हैज इन्फ्लुएंस्ड सो मेनी पीपल अराउंड हिमसेल्फ, चाहे वो इनके स्टूडेंट्स हैं, चाहे फॉलोअर्स हैं, चाहे वो इनके कलीग्स हैं, everybody somehow is impacted and influenced from his ideas and thoughts. This is the value of his words. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जी। बल्कि ऐसे कहूंगी कि आप एक सजेशन दे दीजिए अपने फॉलोअर्स को, अपने जो भी सुनने वाले हैं उनको। आजकल जो जेंजी हैं स्पेशली, दे यूज लॉट ऑफ मोबाइल स्मार्टफोन्स, बट स्मार्टफोन को सही यूज करते मैंने आपको देखा है फॉर लर्निंग, तो वो इस चीज का डिफरेंशिएट कर लें, उसके लिए कुछ प्लीज एडवाइस। बात ये है मैम कि जैसे एक नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसमें हमारे और उनके बीच में ना करते भी बहुत बड़ा टेक्निकल गैप होता है टेक्नोलॉजी वाइज। और आप अगर ये देखेंगे कि मेरे टाइम में मैं अपने माँ बाप को देखता हूँ तो वो भी ये कहते थे कि रात रात भर ना देखिए मोबाइल, चाहे आप पढ़ते ही हो, कि उनकी नज़र में उस टाइम मोबाइल बुरा था। बात यह है कि आप किस चीज़ को कितना यूटिलाइज बढ़िया से करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। एक बार सर किसी जजमेंट पे गए, डेक्लेमेशन थी, तो उन्होंने रस्सी के बारे में बताया, एक एग्जाम्पल दी कि देखिए ये रस्सी, मान लीजिए रस्सी किसी के पास, तो इससे वो भी कुछ खींच सकता है, कुछ बढ़िया कर सकता है, पींग ला सकता है पंजाबी च कहने जिन्हों, और इससे वो फांसी भी ले सकता है। So whatever is in your hand, you have to decide how you are going to utilize it. जेंजी कहिए या हमसे आगे का ज़माना कहिए या एडवांस्ड बच्चे कह लीजिए, एआई का ज़माना आ गया है, बट कहीं ना कहीं आप में अगर सेल्फ टॉक की क्वालिटी नहीं है, आप खुद से बात करके एनालाइज नहीं करते बार बार इस चीज़ को कि आप किस ट्रैक पे कहाँ जा रहे हैं, ये ठीक है या नहीं है, और ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देते आप अपने आप को, तो हर कोई गलत ट्रैक पे चला जाएगा और
आजकल का ज़माना है, बच्चों में जो चीज़ें हैं वो इतना सारा एक्सपोजर मिला हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें वो समय से पहले सीख जा रहे हैं। हर एक उम्र के हिसाब से चीज़ें होती थी। आज की डेट में बहुत सारा जानना है जो आपको उदासीन कर देता है, आपकी ज़िंदगी में उदासी ला देगा, क्योंकि सब कुछ अगर पता होता है तो आपको किसी तरह की एक्साइटमेंट नहीं रहती। पहले खत आता था कितने कितने महीनों बाद, तो आप एक्साइटेड हो जाते थे किसी से, प्यार करने वाले से, रिश्तेदार से, या किससे आता था। लेटर ऑन इट हैज बिकम मोबाइल, के मोबाइल पे कॉल आती थी, फोन पे कॉल आती थी, मोबाइल पे कॉल आती थी। दैट हैज बिकम एन एक्साइटमेंट, और वो खतों वाली खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ऑल टेक्नोलॉजी है, प्रिमिटिव लगने लग गए वो लोग। आज की डेट में इससे भी आगे की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हर टाइम आप एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज और एक दूसरे से अपार्ट होने का और वेस्टर्न साइड का इम्पैक्ट है, ये बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानने के बाद आपको लगता है कि अब क्या जानना रह गया, और ये अलग होने का जरिया बन जाती है ये चीज। तो टेक्नोलॉजी को अपने आप पे इतना ना हावी होने दें कि आप किसी चलते फिरते इंसान से दूर हो जाएं। राइट, राइट। जितना क्लोजली मैंने राकेश जी को जाना है, देखा है, ही इज़ अ डिटर्मिन्ड पर्सन और परफेक्शनिस्ट हैं। जो भी करते हैं पूरी दृढ़ निष्ठा से करते हैं। तो सर हम आपके लिए कामना करेंगे कि ऐसे ही आप अपना कर्म करते रहें, और नेक्स्ट हमारा एपिसोड जो आएगा वो इनके गुरु श्री सुरेंद्र नरोला जी के साथ आएगा। थैंक यू सो मच राकेश जी। आपने कहा था कि मेरा कुछ लिखा हुआ, मैं फिर ट्राई करता हूँ, भूल जाऊं तो माफ कर दीजिएगा। तेरा मुखड़ा जापे चन्न जिहा जिन वेख के मन ठार पवे, रूह ठर पैंदी तेन तक के, तेरा चेहरा मन विच आस भरे है, तेरा सुहपन निरा नूर जिस विच कोई भी खो जावे, तू फुल्लां तो भी सोहना है, कोई किन्नी कु तारीफ करे। थैंक यू सो मच। राकेश ये है और चंद मुझे बोल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।